सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे तरंग की पुस्तिका, व्याकरण की पुस्तिका। और हम लोग की अभी रिवीजन क्लास चल रही है। पिछले जितने भी पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं उन सभी का मैं बारी बारी से आप लोगों को रिवीजन करवा रही हूँ। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लिंग पढ़ा था और वाक्य चैप्टर को क्लियर किया था। आज हम लोग कुछ चैप्टरों को पढ़ेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ 5 संज्ञा। संज्ञा से रिलेटेड मैंने आप लोगों को कुछ एक्टिविटी भी करवाया था, जो आप सभी बच्चों ने, सभी बच्चों तो नहीं लेकिन ग्रुप के कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा एक्टिविटी बना के भेजा था बच्चों। तो एक्टिविटी से भी आप लोगों को संज्ञा के कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए हम उनका फिर से रिवीजन करते हैं। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? पहले हमें किसी भी चीज़ की परिभाषा को जानना जरूरी होता है। जब हम उनके परिभाषा को जानेंगे कि वह क्या होता है, तभी हम उनके बारे में और भी जानकारियों को सही से प्राप्त करेंगे। तो संज्ञा की परिभाषा को देखिए, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमारे सामने जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं सभी का कुछ न कुछ नाम होता है। वो चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, हमारी किसी भावना हो, वो भी हम लोग नाम से बोलते हैं ना। जैसे बुढ़ापा हुआ, बचपन हुआ, किसी जाति का नाम, तो ये सभी के नाम होते हैं। तो इन्हीं नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। एक बार फिर से परिभाषा देखिए, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये तो हुई आप लोगों की संज्ञा की परिभाषा। ये परिभाषा आप लोग सभी को याद करना है और इसे हमेशा याद रखना भी है। अब संज्ञा के भेद के बारे में मैं बताती हूँ। ये तो हुई परिभाषा। अब संज्ञा के भेद। इन सभी को मैंने एक्टिविटी में भी आप लोगों को करवाया था। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। पहला कौन सा? संज्ञा के 3 भेद है। अभी आप लोगों को 3 भेद ही पढ़ना है। आगे की जो क्लासेस में जाएंगे तो हम इसके 5 भेद बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन अभी कितने हैं? 3 भेद। तो संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ये तीनों प्रकार की संज्ञा हो गए। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं इनका अलग अलग परिभाषाएं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है किसी विशेष व्यक्ति का, प्राणी का, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी विशेष जगह हो, जैसे कि हम नाम से कहेंगे कलकत्ता, मुंबई, तो इस तरह से ये जो विशेष नाम हो गया जगह, या फिर कोई विशेष व्यक्ति के नाम, किसी का भी नाम से जब पुकारेंगे, मोहन, सोहन, या फिर कोई भी बड़ी हस्ती जैसे कि विराट कोहली हुआ, अमिताभ बच्चन हुआ, तो इस तरह से जो विशेष व्यक्ति या नाम होते हैं तो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नदियाँ तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब हम उसे नाम से कहेंगे, गंगा नदी, यमुना नदी, तो ये जो विशेष नाम से बुलाने पे ये हो जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्पष्ट है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। कुछ नामों को हम देख लेंगे, जैसे कि हो गया आपको जापान, किसी देश का नाम हो गया ना। उसके बाद यमुना, ये किसी नदी का नाम हो गया। किसी का भी नाम हम ले सकते हैं, जैसे कि ममता, ये किसी लड़की का नाम है। तो ये सभी क्या हो गए? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। अब आइए देखते हैं भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे कि हम बच्चा कह रहे हैं, किसी बच्चे का नाम नहीं ले रहे हैं, बच्चा कह रहे हैं, तो सारे बच्चे उसमें शामिल हो जाते हैं। लड़का, इसमें सारे लड़के शामिल हो गए।
शिक्षक, इसमें सभी शिक्षक शामिल हो गए। पर्वत, किसी खास पर्वत का नाम नहीं लिया मैंने, सिर्फ कहा पर्वत, तो इसमें सारे पर्वत शामिल हो गए। तो इस तरह से ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे पूरी जाति का बोध होता है तो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। आइए जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हम लेते हैं। ये हुआ व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा में जैसे हो गया आपको पर्वत, बच्चा, किसान, पशु, किसी भी पशु का नाम नहीं, सिर्फ पशु है, यानी कि सारे पशु इसमें शामिल हो गए, तो ये हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था आदि का ज्ञान करने शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी भी व्यक्ति का, प्राणी के, वस्तु का अच्छाई या बुराई, गुण और दोष दोनों के भाव या फिर उनकी अवस्था का पता चलता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सच है। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे हुआ वीरता, ये भावना है, भाव है, वीरता का भाव इससे स्पष्ट होता है। बुढ़ापा, उसके बाद हुआ बचपन, तो ये सभी क्या हो गए भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद स्पष्ट है बच्चों। परीक्षा में कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संज्ञा की परिभाषा लिखे या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के दो दो उदाहरण लिखे। तो आप लोगों को इस चैप्टर में से कोई भी प्रश्न आए, किसी भी तरह का प्रश्न आए, आप लोग उसको बना लेंगे क्योंकि आप लोगों ने यहाँ सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं एक चैप्टर वचन। वचन चैप्टर निकालिए सब कोई। पाठ 7 वचन, पाठ 6 मैंने करवा दिया है, पाठ 7 वचन। वचन की परिभाषा पहले हम जान लेते हैं। शब्दों का जो रूप संज्ञा के एक या अनेक होने का ज्ञान कराता है उसे वचन कहते हैं। यहाँ परिभाषा लिख लेते हैं। शब्दों का जो रूप संज्ञा के एक या अनेक होने का ज्ञान कराता है उसे क्या कहते हैं वचन। जैसे कि आपको शब्द हो गया पुस्तक। पुस्तक क्या है एक वचन है, और पुस्तकें ये क्या हो गया बहुवचन हो गया। तो संज्ञा का ऐसा रूप जिससे एक या वो एक वस्तु होगी या फिर एक से अधिक होगी तो अनेक हो जाएगी। तो संज्ञा का जो रूप संज्ञा के एक या अनेक होने का ज्ञान कराता है उसे क्या कहते हैं वचन। तो ये हुई वचन की परिभाषा। अब है वचन के प्रकार। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ये परिभाषा और ये प्रकार। वचन के प्रकार। वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया एक वचन और दूसरा हो गया बहुवचन।
सभी बच्चों को मैंने ये सारा चीज़ करवा दिया है और आप लोग सभी अपना फेयर कॉपी को बिल्कुल रेडी रखेंगे सारे चैप्टरों को लिख के। एक वचन, बहुवचन के कितने प्रकार, एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्दों को हम यहाँ लिखते हैं, उनके एक वचन और बहुवचन के रूप को आप लोगों को अधिक स्पष्ट रूप से पता चलेगा। जैसे कि यह है कमीज, ये क्या हुआ, एक वचन। अब इसी का हम बहुवचन बनाते हैं कमीजें। ये हुआ एक वचन और ये बहुवचन। अब दूसरा देखते हैं पत्ता। पत्ता का बहुवचन क्या हो गया, पत्ते। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार हम वचन को बदल के लिखेंगे। कुछ वाक्य भी इस तरह से हो सकते हैं जिनको हमें बहुवचन में बनाना होगा। जैसे कि तारा चमक रहा है, तो इसका हम बहुवचन क्या बनाएंगे, तारे चमक रहे हैं। एक वाक्य ले लेते हैं, तारा चमक रहा है। अगर प्रश्न आए कि निम्न वाक्य को बहुवचन में बदल कर लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, तारे चमक रहे हैं। ये अनेक तारे हो गए। ठीक है, तो इसी से इन्हीं दो चैप्टरों से जुड़े कुछ प्रश्न जो कि परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है, मैं आप लोगों को गृह कार्य के रूप में दूंगी। आप सभी बच्चे सभी पाठों का रिवीजन बहुत ही अच्छे से कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।